नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक कहावत है जो भारतीय जनता पार्टी पर 100% फिट बैठती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ठगा नहीं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे की। और जो आज भारतीय जनता पार्टी का कलेवर है, उसे बनाने में जिन शक्तियों ने, जिन लोगों ने बड़ा योगदान दिया था, आज वह कलेवर पतन की ओर उन्मुख है। और जिस तरह से उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उससे लगता है कि एनडीए कमजोर पड़ता जा रहा है और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है शुरू से 2014 से लेकर के अब तक, कि उसने विपक्ष को तो लपेटा ही, विपक्ष को खत्म करने की कसम खाया ही, विपक्ष के खिलाफ तो सीबीआई, ईडी, आईटी जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया ही और कर भी रही है। साथ ही अपने एनडीए के धड़े जो भी हैं, जितने भी हैं, सबको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया और वे उनका साथ छोड़ करके चले गए। 2024 1.5 साल से भी कम रह गया है और 2024 का किला फिर से जीतना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए में 0 सन्नाटा हो गया है। कौन बचा हुआ है? अनुप्रिया पटेल बची हुई हैं और छोटे मोटे और अठावले बचे हुए हैं। इसी तरह एक दो और हैं जो कि जनाधार वाली पार्टी नहीं है, सभी के 1 या 2 या 3 विधायक ही हैं। बाकी जितने भी बड़े इनके धड़े थे, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड रहा हो, चाहे वो अकाली दल रहा हो, इन सबों ने मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साम दाम दंड भेद को अपना करके विपक्ष को खत्म करने की मुहिम चलाई थी, उसमें तो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से उसने अपने लोगों को ठगा है, अपने लोगों के साथ अन्याय किया है और उन्हें रास्ता दिखा दिया है, उससे नुकसान अगर किसी का होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी का ही होने वाला है और एनडीए का ही होने वाला है। तो साथियों, आज हम सिलसिलेवार बताएंगे आपको कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जो कि अहंकार में डूबा है 2 बार सरकार बनने पर, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीत करके जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक लगभग राज किया है। अभी 1.5 साल 2 साल बाकी है, ये भी पूरा हो जाएगा तो 10 साल हो ही जाएगा। तो इसके पीछे एक संख्या बल रहा है, एक जनाधार रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कई एलाई पार्टीज भी रही हैं। इसके कई धड़े रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे हैं, लेकिन जो इनका साथ दिया है उसी को इन्होंने नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2002 में, गोधरा कांड हुआ था और उसके बाद भीषण नरसंहार हुआ था मुसलमानों का। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजधर्म का पाठ पढ़ाया था नरेंद्र मोदी को और वे चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। और जिस कलंक को उसने नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के ऊपर मढ़ा है, जितना बड़ा हादसा किया है इस देश के साथ और इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ, उसके लिए वे माफी मांगे और कुर्सी छोड़ दें। कुर्सी छोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक तरफ और लाल कृष्ण आडवाणी इनके बचाव में आ गए थे, क्योंकि इनके उस समय के राजनीतिक गुरु थे लाल कृष्ण आडवाणी। उस समय त्रिमूर्ति के नाम से मशहूर था अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी।
मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदा हैं, मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल 2014 में ही बनाया गया था, लेकिन आज तक भी सुनने में नहीं आया है कि मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक हुई हो। तो इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी का बचाव लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय नहीं किया होता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरी ताकत लगाते तो निश्चित रूप से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता था गुजरात के मुख्यमंत्री पद से। और वही लाल कृष्ण आडवाणी जो इनके राजगुरु थे, जो इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, उन्हीं को इन्होंने किस तरह से गच्चा दिया है, किस तरह से धोखा दिया है कि आज लाल कृष्ण आडवाणी की इन्होंने क्या हालत कर दी है। लंबी उम्र हो गई है लेकिन अभी उनकी प्रधानमंत्री बनने की ठसक नहीं गई है। और जिस तरह से कभी आमना सामना होता है नरेंद्र मोदी का और आडवाणी का, तो किस तरह से कंडी काट जाते हैं नरेंद्र मोदी और अपने ही गुरु को, राजनीतिक गुरु को किस तरह से ठेंगा दिखा देते हैं, उसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा वीडियो में, फोटो में। तो जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की हालत कर दिया इन्होंने सत्ता पाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने जिस तरह से कारपोरेट का इस्तेमाल किया और लाल कृष्ण आडवाणी से कहीं ज्यादा इन्होंने प्रभाव अपना भारतीय जनता पार्टी में रखा और एक तरफा इन्होंने जिस तरह से प्रचार के लिए कारपोरेट का इस्तेमाल किया, वो चाहे अडानी रहे हों, चाहे वो रिलायंस के मालिक अंबानी बंधु रहे हों, उन सब का इस्तेमाल किया और चुनाव जीता। तो इस तरह से इन्होंने ठगने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपने गुरु को ही ठगा है, लाल कृष्ण आडवाणी को, और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा है अपने ही लोगों को ठगने का, अपने ही लोगों को नेस्तनाबूद करने का, अपने ही लोगों को औकात बताने का। अब हम शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी इनकी विरोधी पार्टी रही है दिल्ली में, और जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया था और आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया था, सीबीआई, ईडी, आईटी कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सारे ब्रह्मास्त्र लगा दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी है कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, और अब वह एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। अब उसे चुनाव आयोग को देना पड़ेगा राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा, क्योंकि वह कई राज्यों में 6% से अधिक मतदाताओं का मत प्राप्त कर चुकी है। तो इस तरह से अभी जो गुजरात में चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को भारी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को उसने सत्ता में आने से रोक दिया और उसके सिर्फ 5 विधायक जीत करके आए, और उसमें से विधायक भूपत भयानी को सबसे पहले 48 घंटे के अंदर अमित शाह का फोन जाता है और वे मोदी की प्रशंसा में कसीदे पढ़ने लगते हैं और आम आदमी पार्टी को छोड़ने की घोषणा करते हैं। लेकिन केजरीवाल का दिल्ली से दबाव पड़ा और वे शांत पड़ गए। लेकिन उसी के साथ साथ 3 विधायक, 5 में से 3 विधायक फिर सिर उठाने लगे। वे विधायक हैं उमेश मकवाना, हेमंत खाबा और सुधीर बघानी। इन विधायकों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आम आदमी पार्टी को धत्ता बता करके बीजेपी में शामिल होने की कोशिश किया, इस पर भी केजरीवाल ने पूर्ण विराम लगा दिया है। अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि ये आम आदमी पार्टी में रहेंगे या फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस तरह से गुजरात चुनाव संपन्न होने के 48 घंटे बाद ही ऑपरेशन लोटस चलने शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी को गुजरात से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया। लेकिन इसमें कितना कामयाबी मिलती है कुछ नहीं कहा जा सकता है। और आम आदमी पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन इतना जरूर लगता है
कि कांग्रेस को सत्ता में न आने देने के लिए राज्यों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी रोड़ा बन रही है, उससे तो यही लगता है कि प्रकारांतर रूप से, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। और अब गुजरात में चुनाव होने हैं, कर्नाटक में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में 6 या 7 राज्यों में 2023 में चुनाव होने वाले हैं और 2023 दस्तक दे रहा है आने के लिए। तो इस तरह से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां आम आदमी पार्टी जा करके पैर पसारना शुरू कर दी है अभी से। मतलब कि जिस तरह से कांग्रेस का इसने गुजरात में सफाया किया है, उसी तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पैर पसारने जा रही है। अब लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़े तो वही राष्ट्रहित में होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को कौन समझा सकता है? वह भी एक अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही एनडीए के धड़ों को उखाड़ फेंकने की कोशिश किया था, उसमें से सुखबीर बादल अकाली दल के, इन्होंने तो भरी संसद में इस्तीफा दे दिया था, सदन में ही के अंदर ही, जब एक 3 काले कानून लाते हैं और किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। तो किसान आंदोलन के पक्ष में सुखबीर बादल ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख नहीं किया कभी, न तो पंजाब में समझौता किया कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए, और न आगे अब समझौता करने के पक्ष में है सुखबीर बादल अकाली दल के। शिवसेना को इन्होंने जिस तरह से ध्वस्त किया, उसके विधायकों को खरीद लिया, उसके विधायकों को 40 विधायकों को सीबीआई, ईडी, आईडी का डर दिखा करके और करोड़ों रुपए में खरीद करके जिस तरह से अपनी सरकार बनाने की वहां कोशिश की है, वह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। जनता दल यूनाइटेड इनका एक महत्वपूर्ण धड़ा था एनडीए का, जो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। खास करके पिछड़ी जातियों के वोट का ध्रुवीकरण करने में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। और इन्हीं नीतीश कुमार की बात को नजरअंदाज किया नरेंद्र मोदी ने, जब नीतीश कुमार ने ओबीसी जनगणना के लिए कुछ महीनों पहले, या यूं कहें कि लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक डेलीगेशन लेकर के मिलते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी होते हैं, और नरेंद्र मोदी सिरे से नकार देते हैं ओबीसी जनगणना के लिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच ऐसी दरार पैदा होती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता दल यूनाइटेड को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में मिलाने की कवायद करने लगते हैं। और जैसे ही ये कवायद शुरू होती है, वैसे ही नीतीश कुमार, बिहारी बाबू, जो कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें जैसे भनक लगी वैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धत्ता बताया। भारतीय जनता पार्टी से सारे गठबंधन तोड़ करके, एनडीए का हिस्सा होने से मना करके तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए, लालू यादव की पार्टी के साथ आ गए। तो इस तरह से अभी कल जो नीतीश कुमार का भाषण हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि जिन एनडीए के धड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त दिया है, नेस्तनाबूद करने की कोशिश किया है, वे सारे धड़े एक हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और कोई थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, बल्कि अब मेन फ्रंट बनेगा। थर्ड फ्रंट का तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ समूचा विपक्ष। मतलब कि त्रिकोणीय संघर्ष के लिए 3 फ्रंट, पहला फ्रंट भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा अन्य विपक्ष।
लेकिन अन्य विपक्ष या थर्ड फ्रंट की अवधारणा को ही नीतीश कुमार ने नकार दिया है और उन्होंने जिस तरह से मायावती से, अखिलेश से संपर्क साधा है और मायावती अखिलेश को एक मंच पर लाने के लिए कवायद किया है, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो इन सीटों पर कब्जा करने के लिए अगर मायावती को और अखिलेश को साध लिया है नीतीश कुमार ने, तो यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों दलित और ओबीसी का नेतृत्व करते हैं और नीतीश कुमार भी ओबीसी का नेतृत्व करते हैं बिहार में। तो इस तरह से इन्होंने मायावती और अखिलेश को तो साधा ही, साथ ही ममता दीदी से भी इन्होंने संपर्क किया है और ममता दीदी को समझाया है कि आम आदमी पार्टी को भी हम ले रहे हैं साथ में, और कांग्रेस के साथ मिल करके, कांग्रेस की छत्र छाया में मिल करके अगर विपक्ष मेन फ्रंट बनाता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जा सकता है। तो यह बातें सिर्फ ममता दीदी से ही नहीं बल्कि केसीआर से भी हुई है, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल से भी हुई है और तेलंगाना के विपक्ष के नेता से भी हुई है और उड़ीसा के नवीन पटनायक से भी हुई है नीतीश कुमार की। और मेन फ्रंट बनाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से और इसकी सूचना उन्होंने कल दे ही दिया है। तो जिस तरह से भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने का संकेत मिल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है अपने एनडीए को बिखरा करके। एनडीए में आज कौन बचा है? रामदास अठावले हैं जिनके पास कोई खास सीटें नहीं हैं, संजय निषाद बचे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल बचे हुए हैं, इनके पास 1-2 एमपी हैं। तो इस तरह से और जितने भी इनके बड़े धड़े थे वे सब के सब जा चुके हैं, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड रहा हो, चाहे वो अकाली दल रहा हो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है और जिस तरह से अभी उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है और आगे आने वाले 2023 के लगभग 6-7 राज्यों के चुनाव में हार होने की आशंका उसे सता रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष मजबूत हो रहा है तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मायावती तटस्थ हैं, मायावती को भी डरवाया इन्होंने बहुत, ईडी, आईटी, सीबीआई का धौंस दे करके, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती को न तो कहीं प्रचार करने दिया और न उन्हें अपनी पार्टी में ही शामिल किया और न मायावती को किसी लायक नहीं छोड़ा। सिर्फ 1 सीटें उनकी आती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस तरह से ममता दीदी, हेमंत सोरेन, अखिलेश, मायावती, केजरीवाल, केसीआर सबको साथ लेकर के चलने के लिए नीतीश कुमार जिस तरह से मेन फ्रंट की अवधारणा को बनाए हुए हैं और उस अवधारणा को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सोनिया, अखिलेश, मायावती, ममता, उद्धव से लगातार जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार और इनसे हर रोज बातें हो रही हैं और नए धमाके के लिए कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से मेन फ्रंट बनाया जाए और वह मेन फ्रंट अच्छी तरह से टक्कर दे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में। तो साथियों, हमने लगभग पूरे देश भर की बातों को रखा आपके सामने कि अपने ही धड़ों के साथ किस तरह से गद्दारी किया, किस तरह से उस कहावत को साबित किया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। लेकिन अब हमारे सामने 3 सवाल उठते हैं कि अगर एनडीए बिखर चुका है, एनडीए के धड़े सब जा चुके हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी का साथ कौन देगा 2024 के चुनाव में। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एनडीए के बल पर 2014 और 2019 में जीत का परचम फहराए थे, तो उस जीत के परचम का 2024 में क्या हश्र होने वाला है। एनडीए का अगर बिखरा हुआ धड़ा मेन फ्रंट में शामिल हो जाता है और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ मजबूत करता है, और ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने को मजबूत करने के लिए पदयात्राएं, भारत जोड़ो यात्राएं और तमाम तरह की यात्राएं शुरू कर दिया है, राज्य स्तरीय यात्राएं भी शुरू हो गई हैं। तो कांग्रेस भी मजबूत हो रही है, और अगर विपक्ष के सभी धड़े एकजुट हो जाएंगे और मेन फ्रंट बन जाएगा, तो 2024 में भगवा किला को ढहाने में समय नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो सीबीआई, ईडी, आईटी का है, जिससे कि खौफ खाए रहते हैं विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग भी, और जिस तरह से इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, अगर सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो क्या सीबीआई, ईडी, आईटी से कोई डरेगा? और क्या फिर मेन फ्रंट बन जाने के बाद उनके खिलाफ ये इन एजेंसियों का उपयोग कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस समय इन्हें डर सताएगा कि जनता में इनकी एक गलत छवि जाएगी और विपक्ष को खत्म करने या विपक्ष को नष्ट करने, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और वह कोशिश वास्तव में वो आज से नहीं कर रही है, 2014 से ही कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे इलेक्शन के मूड में होते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं, दूसरा खत्म होता है, तीसरे की तैयारी में लग जाते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इलेक्शन की तैयारी में लगते हैं, बल्कि साम दाम दंड भेद से सबको डरा करके राजनीति करने की जो एक परंपरा विकसित किए हैं, आज वही डर और वही परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मार्ग में रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में कोई सकारात्मक परिवर्तन, कोई रचनात्मक परिवर्तन नहीं करेगी और सिर्फ साम दाम दंड भेद और सीबीआई, ईडी, आईटी के सहारे चुनाव जीतना चाहेगी, तो इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहराई तक हैं, और इस देश की जनता जिसके पक्ष में एक तरफा खड़ी हो जाएगी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह साबित कर देंगे कि वे संविधान को नहीं मानते हैं, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, वे धर्म निरपेक्षता को नहीं मानते हैं, अगर ऐसा एहसास मतदाताओं को और देश की जनता को हो जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रातों रात राजनीति के शीर्ष पर आ गई थी और 10 सालों तक इसने शासन किया, 8 साल बीत चुके हैं, 2 साल बाकी है, शासन किया है, उसका उसी तेजी से पतन भी निश्चित है। निश्चित ही बीजेपी मुक्त भारत होने वाला है। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हो सका है, लेकिन बीजेपी मुक्त भारत होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष इन्हें ध्वस्त करने के लिए, इन्हें समाप्त करने के लिए और इनके अत्याचार को, इनके साम दाम दंड भेद को, इनके चाल चरित्र चेहरे को, देश को अवगत कराने में विपक्ष कामयाब हो रहा है। और जिस तरह से मेन फ्रंट की अवधारणा की जा रही है, और मेन फ्रंट अगर खड़ा हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।